हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का यूट्यूब चैनल के अंदर मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको पढ़ाया था, मूलता, मूल्यता, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पार्ट्स पर मिलियन क्या होते हैं, उन सब के डेफिनेशन और उन सब के फॉर्मूले मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिए थे। आज अपन उनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप बारीकी से उसको ध्यान देखना और उसको समझने की कोशिश करना किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन में जो दो लिखा होता है, सबसे पहले उनके अंदर जो चीज गिवन है हमको, वो हमको साइड में लिखनी है और लिखने के बाद फिर इसको आराम से सॉल्व करते हुए जाना है। तो चलो अपन सीखते हैं। जैसा कि एक पहला क्वेश्चन है कि एथिलीन ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला होता है C2H6O2। एथिलीन ग्लाइकोल के आपको मोलर्स निकालने, क्या निकालने हैं, आपको निकालने हैं मोलर्स। ठीक है भाई, कब निकालने हैं, यदि विलियन में एथिलीन ग्लाइकोल का कितना परसेंट, 20% द्रव्यमान उपस्थित है, तो आपको मोलर निकालना है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एग्जाम में जो गिवन है वो करना होगा। अब देखिए विलियन है, विलियन जो बना है, विलियन के अंदर का एथिलीन ग्लाइकोल का अंश कितना है, 20%। और मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी विलियन में किसी विलय का प्रतिशत इतना दे रखा है, इसका मतलब माना कि कुल विलय का द्रव्यमान कितना होगा, 100 ग्राम होगा, और 100 ग्राम के अंदर इसका कितना परसेंट, इसका कितना ग्राम होगा, 20 ग्राम। तो बाकी जो होगा 80 ग्राम वो किसका होगा, जल का होगा। तो देखिए यहाँ पर माना कि विलियम का कुल द्रव्यमान वो हम कितना मान लेंगे, वो हम मान लेंगे 100 ग्राम। और इसके अंदर जो एथिलीन ग्लाइकोल है C2H6O2 का द्रव्यमान कितना हमको दिया हुआ है, इसका द्रव्यमान हमको दिया हुआ है ओनली फॉर 20 ग्राम। तो अपना टोटल द्रव्यमान विलयन का 100 है, 100 में से जो विलय है इसका 20 ग्राम है, तो बच्चा कौन, विलायक। तो विलायक का कितना होगा, 100 - 20, विलायक का कितना होगा 100 - 20 = 80 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, आपको निकालना मोलस, क्या निकालना है, मोलस निकालना एक्स। और आपको पता है मोलस निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मोलस का होता है फॉर्मूला होता है विलियन में, जिसका भी निकालना है, विलियन में उस घटक का द्रव्यमान, उस घटक का द्रव्यमान अपॉन विलियन का कुल द्रव्यमान, विलियन का कुल द्रव्यमान। मतलब क्या हुआ है, अब आपको पता है ये जो विलियन वाला है, ये विलियन जो विलय और विलायक से मिलकर बना होगा, और इसमें विलय कौन है, विलय है एथिलीन ग्लाइकोल। किसके अंदर घुल रहा है, 80 ग्राम जल के अंदर, मतलब इसमें विलय भी है और विलायक भी है। तो इसके अंदर जिसका भी मोलस निकाला है, मोलस किसका निकालना है, एथिलीन ग्लाइकोल का। तो जिसका निकालना है विलयन उस घटक का, किस घटक का जिसका निकालना है, उसका द्रव्यमान रहेगा ऊपर और नीचे आएगा दोनों का द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान, सॉरी विलियन में उस घटक का मोल निकालना, सॉरी द्रव्यमान का मोल, क्योंकि मोलस निकालना है, और विलियन का कुल मोलों की संख्या। क्लियर। अब देखिए इसको करने के लिए सबसे पहले इसमें दे रखा है मोल, मोल इसका मतलब हमको विलय के और विलायक के मोल निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले एथिलीन ग्लाइकोल है C2H6O2, इसके निकालने हैं मोल, इसके मोल निकालेंगे। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मतलब दिया हुआ द्रव्यमान और खुद का मोलर द्रव्यमान। तो इसका दिया हुआ द्रव्यमान कितना है, 20 ग्राम, ये आएगा 20 ग्राम। खुद का मास कितना है देख लो बेटा, 12 × 2, इसका देखो द्रव्यमान निकालना है, 12 × 2, ठीक है, प्लस 1 × 6 मतलब 6, प्लस 60 × 2, वो का कितना होगा 60, और इसके दो आइटम है, तो ओके ये 24 और ये 6 और 32, कितना हो गया 30 और 30 मतलब 62 हो गए, कितना हो गए 62 हो गए। तो इसका मोलर मास देखोगे आ गया 62। उसी प्रकार आपको निकालना है वाटर का, तो यहाँ पर निकलेंगे H2O के मोल, H2O के मोल निकालने हैं। तो आपको देखना H2 का नाम दिया हुआ द्रव्यमान कितना है 18, तो ये है इसका गिवन मास। खुद का कितना होता है, तो H2 के मॉलिक्यूल का होता है 18 ग्राम, कितना होता है 18 ग्राम।
पता नहीं है तो देखो उससे निकालेंगे। O का एटम एक है तो O के एक एटम का होगा 16, 16 और हाइड्रोजन के 2, 16 + 2 18 हो गए। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, काटते हैं, थोड़ा देखो कैसा है, 2 से काटा, 10 बार, 2 से काटा, 31 बार। अब डिवाइड जाएगा नहीं, थोड़ा नहीं जाएगा तो हम पॉइंट उत्तर आएगा, 0 पॉइंट लगाया तो यहाँ पर आ गया 100, कितना आ गया 100। अब आपको पता है 31 का टेबल अगर बाई चांस नहीं आता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 30 का आता है तो 30 का डिवाइड तो 90 100 के अंदर कितना आ जाएगा, लगभग 3 टाइम जाएगा, लगभग 3 टाइम जाएगा, तो ये आएगा 93। और 100 में से 93 के पीछे बचे 7 और 7 के अंदर डिवाइड करना वाला नहीं है तो 7 के पीछे आएगा 0, तो वापस ये डिवाइड किया 0.32 मोल। ठीक है, क्वेश्चन का 80 में देना है, उसको डिवाइड करो, 2 का डिवाइड किया 40, 2 का डिवाइड किया 90, 9 आ गया। अब 9 आ गया है तो 9 के अंदर 40 का डिवाइड जाएगा, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 4 बार गया 40 में 36 के पीछे क्या बचे, वापस 40 हो गया, मतलब वापस 4 बार भी जाएगा। तो ये आ गए एथिलीन ग्लाइकोल के मोल आ गए 0.32 और जल के मोल आ गए 4.44। अब हमको निकालना है मोलस, क्या निकालना है, और मोलस आपको पूछा है एथिलीन ग्लाइकोल का। तो देखिए यहाँ पर C2H6O2 का मोल अंश मतलब x कैसे निकालेंगे बेटा, जिसका निकालना उसका मूल तो रहेगा ऊपर, तो इसका निकालना, इसका मूल कितना है 0.32 अपॉन विलेन के कुल मोल बड़ा क्या आ गया, विलेन प्लस विलायक, तो ये आ गया 0.32 + 4.44। चलो आगे बढ़ो, इसको 0.32 ऐसा का ऐसा, अब इसको ऐड करना है तो 4 और 2 6 आ गया, 4 और 3 7 आ गया, 0.4 और 0 4 आ गया, ये आ गया 4.76। अब आपको डेसिमल हटाना है और आपको इसका डिवाइड करना है, डेसिमल हटाना है और इसको डिवाइड करना है। जब 32 के अंदर 476 का डिवाइड करेंगे, चूँकि आपको पता है 32 जो है वो छोटा नंबर है तो इसके अंदर डिवाइड जाएगा तो हमेशा उत्तर पॉइंट में आएगा, तो इसका उत्तर जब डिवाइड करूँगा तो उसका उत्तर लगभग आएगा 0.0676, ये आएगा इसके अंदर। ठीक है ना। अब बाई चांस कभी कभी हमको एग्जाम में ये पूछता है कि आपको यहाँ पर तो मोलस निकालना है विलय का, लेकिन आपको अगर पूछते विलायक का निकाले तो भी निकाल सकता है। अगर हमको विलायक का पूछा है तो विलायक कौन है, H2O, विलायक कौन है H2O, तो जिसका पूछा है उसके मोल आएंगे ऊपर, मतलब H2 का अगर आपको निकालना है मोल ये, तो जिसका पूछा है उसके मोल ऊपर, नीचे टोटल मोल कितना है 4.76। अब उनको ऐड कर देते हैं, हटाया, इसका काटना पड़ेगा, जब उसको काटोगे तो उसका मोल निकल के आएगा लगभग 0.932 निकल के आएगा, और ये कैलकुलेशन आपको सीखनी पड़ेगी। क्लियर, यहाँ तक क्लियर आपको। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल 75 ग्राम बेंजीन में विलय, समझ आ गया, मतलब ये तो है विलय और ये विलायक, जब इसमें घुल जाएगा तब बन जाएगा विलियन, और जब ये इसके अंदर घुल जाएगा तो विलियन जो बन रहा है उस विलियन की आपको मोललता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, मोललता। तो देखिए बेटा सबसे पहले इसमें गिवन क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। गिवन बेटा एथेनोइक अम्ल का कितना ग्राम है 2.5 ग्राम, तो यहाँ लिखेंगे एथेनोइक अम्ल का क्या लिखेंगे द्रव्यमान, तो कितना है 2.5 ग्राम। ठीक है भाई। बेंजीन का द्रव्यमान, बेंजीन कौन है विलायक है, बेंजीन जो कि है विलायक, इसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान है 75 ग्राम। ठीक है, आपको निकालनी मोललता, मतलब स्मॉल m, और मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, विलय के मोल, विलय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान केजी में, विलायक का द्रव्यमान केजी में, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए हमारा विलायक का द्रव्यमान पूछा है तो विलायक का द्रव्यमान आपको दे रखा, लेकिन वो दे रखा 75 ग्राम में दे रखा, हमको चाहिए था केजी में, तो कुछ नहीं करना है, 75 ग्राम है उसके अंदर अपॉइंट डिवाइड करना, क्या करना है 1000 का डिवाइड करना है। ओके, ये कर लेंगे। फिर हमको विलय के मोल, अब आपको देखना विलय के मोल दे रखे नहीं, विलय का मोल ना दे रखा, विलय का द्रव्यमान दे रखा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा
सबसे पहले विलेय का जो द्रव्यमान दे रखा है तो द्रव्यमान को हमको चयन करना है विलेय के मोल के अंदर। तो देखिए यहाँ पर कौन है एथोनिक अम्ल, तो एथोनिक अम्ल का बड़ा फॉर्मूला होता है CH3COOH। एथोनिक अम्ल ये इसका आयोडीन नाम है, कार्बन 2 है इसलिए एथेन, पीछे बड़ा कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसलिए इसका सफिक्स जो लगेगा वो लगेगा ऑयल और इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। ठीक है, ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है विनेगर के अंदर, इसको अपन कहते हैं हिंदी में सिरका। ठीक है, तो इसका निकालना मोल, एथेनोइक अम्ल के मोल निकाल, तो जिसके मोल निकालने उसका गिवन मास अपन मोलर मास, गिवन मास कितना है 2.5 ग्राम, अपन मोलर मास कितना है, मोलर मास देख लेते बड़ा, कार्बन कितने 12 और 12 24, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन कितने 3 और 1 4 24, ऑक्सीजन कितने 16 × 2 मतलब 32, कितना है 24 और 28, 28 और 2 30, 30 60 हो गया, मतलब इसका ये आ गया मोलर मास 60 पॉइंट है बड़ा, कितना आ गया 600 आ गया, कितना आ गया 600 आ गया। अब देखो ये जो मोल है, ये जो मोल है अपन चाहे तो बड़ा इसको यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपन चाहे तो इसको यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अपन कैलकुलेशन से बचने के लिए इसको क्या करते हैं, इसको एज इट इज ऐसा का ऐसा इस फॉर्मूले के विलेय के मोल के अंदर यहाँ रख देंगे। तो देखो अब क्या आएगा, मूलता निकालनी है m, किसके निकालनी है विलेय के मोल, और विलेय के मोल कितने हैं 25/600 आ गया, तो बड़ा विलेय के मोल है, और विलेय के मोल के अपॉन में क्या है विलायक का द्रव्यमान जो कितना है 75, तो ये यहाँ आएगा 75, बड़ा 75 ग्राम के अंदर है, हमको चाहता केजी में, और बड़ा केजी में चेंज करने के लिए इसको करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड, तो जैसे आप 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 चला जाएगा ऊपर, अपॉन में है ना तो वो चला जाएगा ऊपर, ये आ गया। अब आपको बड़ा आराम से काटना है, देखो मैंने अगर यहाँ पर काटा होता तो आंसर आपका डेसिमल में आता, पॉइंट में आता, तो यहाँ पर कैलकुलेशन आपको दिखी होती, इसलिए मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू को यहाँ पर कर दिया। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो के, ठीक है ना, 25 से काटा एक बार, 25 से काटा 3 बार, ठीक है, अब कुछ कट नहीं रहा है, तो देखिए कट तो रहा है लेकिन काटना नहीं है बड़ा, यहाँ बचे 10 और यहाँ बचे 6 × 3 मतलब बचे बड़ा 18, कितना बचा 18। अब आपको डिवाइड करना है, क्या करना है डिवाइड करना है, तो डिवाइड बड़ा कीजिए, 10 के अंदर 18 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ उतारना है पॉइंट, तो यहाँ पर हो गया 100, कितना हो गया। अगर ये भी कैलकुलेशन नहीं आता तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे आपको देखो 10 है और 18 है, 2 से काटा 5 टाइम्स, 2 से काटा 9 टाइम्स, अब डिवाइड जाएगा आराम से, नहीं आएगा तो ये आगे पॉइंट और ये आगे 50, कितने में आ गया 9 4 जा 45, सॉरी 9 5 जा 45, कितने में आ गया 5 टाइम्स गया और आए कितने 45, तो 50 में से 45 गया, वापस कितने बचे 5, और 5 के बचे वापस 0 उतरेगा तो हो जाएगा 50, मतलब बार बार 0.55 ये आएगा आपका मोल, ये आएगा। यहाँ तक क्लियर है, किसको डाउट नहीं होना चाहिए। फिर अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, यदि 22 ग्राम बेंजीन, बेंजीन का द्रव्यमान कितना तरीका है 22 ग्राम, 122 ग्राम CCl4 में घुली है, मतलब ये होगा विलायक और ये होगा विलेय, ठीक है भाई। तो बेंजीन व CCl4 के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना की जाए, मतलब बेंजीन और CCl विलेय और विलायक दोनों का आपको द्रव्यमान परसेंटेज मतलब मास परसेंटेज आपको निकालना है, ठीक है। अब देखिए निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है गिवन, क्या लिखना बेटा, जो बड़ा गिवन लिखने से क्या होता है, हमारे सामने जो चीज इस क्वेश्चन में जो दे रखी है वो यहाँ पर आएगी, फिर क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखो बेंजीन का द्रव्यमान कितना है, तो यहाँ लिखेंगे बेंजीन का द्रव्यमान मतलब W कितना है 22 ग्राम, CCl4 का द्रव्यमान मतलब केवल W तो कितना होगा 122 ग्राम। आपको निकालना है द्रव्यमान प्रतिशत, आपको निकालना है द्रव्यमान प्रतिशत। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत है उसका फॉर्मूला क्या होता है वो आपको मुझे बताना पड़ेगा कमेंट के अंदर बुक्स। तो देखिए मैं बता देता हूँ, द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला होता है जो यहाँ पर विलेय और विलायक दोनों का निकालना है, तो जिसका भी निकालना है तो विलियन में उस घटक का द्रव्यमान, विलियन में उस घटक का द्रव्यमान, कौन सा घटक जिसका आप निकाल रहे हो, अपॉन विलियन का कुल द्रव्यमान, विलियन का कुल द्रव्यमान, और यहाँ पर चूंकि परसेंट है
तो ना इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको 100 से। यहाँ तक क्लियर? ये देखो फॉर्मूला कुछ इस तरह सा है, मोल विलियम में जिस घटक का मोल निकालना है तो उसका मोल ऊपर रख दो और नीचे टोटल मोल। विलियम में जिसका बड़ा द्रव्यमान परसेंट निकला है उसका द्रव्यमान ऊपर रख दो और नीचे टोटल द्रव्यमान का बड़ा परसेंटेज है, इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चले तो सबसे पहले निकालते हैं अपन बेंजीन का निकालते हैं, तो यहाँ पर निकालेंगे बेंजीन के द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, बेंजीन का निकालना है तो बेंजीन का निकालना है तो बेंजीन का द्रव्यमान रहेगा ऊपर। देखो बेंजीन जिस घटक का निकालना उस घटक का ऊपर, तो बेंजीन का कितना है 22, तो ये आ गया 22 अपॉन टोटल। टोटल कितना है 22 प्लस 122, तो आ गया 22 प्लस 122 इंटू बड़ा कितना है 100, तो ये आ गया 100, ये आ गया 100। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाद में। फिर बात करें CCl4 का, CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना किसका है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, तो जिसका निकालना है उसका रहेगा ऊपर और CCl4 का कितना है 122, तो 122 रहेगा ऊपर और नीचे बात टोटल बड़ा आ जाएगा 22 प्लस 122 इंटू 100। यहाँ तक क्लियर है? अब जब यहाँ तक बड़ा आपने कर लिया आगे बड़ा सिर्फ कैलकुलेशन काम है और कैलकुलेशन आपको आराम से करना है। तो देखिए यहाँ पर 22 का 22 रह गया, इसको ऐड किया तो हो गया 144 इंटू 100। इसका भी देखो 122 ऐड किया तो 144 इंटू 100। अब आपको क्या करना है, आराम से बेंजीन का कैलकुलेशन करके इसका निकालना है और इसका भी कैलकुलेशन करके निकालना पड़ा, तो आप इसको निकाल भी सकते हो। तो जब इसका बड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो अब कैलकुलेशन होगा तो टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं कैलकुलेशन आपको देख दूँ। इसका जो आंसर आपका जो आएगा वो बेंजीन का द्रव्यमान आएगा लगभग 15.28%। कितना आएगा 15.28, मतलब 15.28% आएगा। इसका जो आंसर आने वाला है वो आएगा 84.72%। सिमिलर। अब आप सोचे होंगे कि सर ने कैलकुलेशन यहाँ पर कितने बताइए, तो मैं आपको कैलकुलेशन बनाऊंगा और कैलकुलेशन के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर आपको हर टाइम्स की कैलकुलेशन, चाहे पावर वाली हो चाहे डेसिमल वाली हो, हर टाइप की कैलकुलेशन मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो यहाँ तक ये जो क्वेश्चन है वो आपको टॉपिक रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो समझ में आए होंगे। ठीक है, अब देखिए अपना अगला जो टॉपिक निकल के सामने आता है उस टॉपिक का नाम है विलेयता, जिसको अपन इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना। अब विलेयता क्या होती है? विलेयता मतलब किसी भी विलेय जो चीज होगा उसकी विलायक में जो घुलने की दर है उसको अपन क्या कहेंगे, विलेयता कहेंगे। अब उसको समझना है तो समझने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि हमने एक विलायक लिया 100 ग्राम, क्या लिया, विलायक लिया 100 ग्राम, तो 100 ग्राम विलायक में विलेय की जितनी अधिकतम मात्रा घुल सके वो भी कब, एक निश्चित ताप के ऊपर। 100 ग्राम विलायक में किसी निश्चित ताप पर विलेय की अधिकतम मात्रा घुल सके उसे अपन क्या कहते हैं, इसकी विलेयता कहते हैं। क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि मैंने अब देखिए अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है विलेयता, जिसमें सॉल्युबिलिटी। उसको हम पढ़ते हैं विलेयता क्या होती है और विलेयता की दर क्या होती है। तो अगला देखो विलेयता क्या होती है, अगर हम ताप ले लें निश्चित, क्या ले लें, ताप ले लें निश्चित, और निश्चित ताप के ऊपर अगर 100 ग्राम विलायक के अंदर जितने विलेय की मात्रा अधिकतम घोल सकते हैं, मतलब देखो ना हमने एक चैम्बर लिया और चैम्बर के अंदर मैंने विलायक डाला 100 ग्राम, कितना डाला 100 ग्राम, और उसके अंदर विलेय डाल रहे हैं और विलेय डाल रहे हैं, उसमें कंडीशन में आपको ताप रखना है फिक्स। क्या रखना है, ताप रखना है फिक्स। तो निश्चित ताप के ऊपर 100 ग्राम विलायक में, निश्चित ताप के ऊपर 100 ग्राम विलायक में विलेय की जितनी अधिकतम मात्रा घोली जा सके वही उसकी बड़ा क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। तो यहाँ पर देखिए किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो उसे उसकी क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। इट मीन्स सॉल्युबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब हमको देखना है कि विलेयता कौन कौन सी होती है और वह विलेयता किन किन कारकों पर डिपेंड करती है। तो पहली विलेयता है वो है ठोसों की द्रव्य विलेयता, मतलब ठोस है उसको अगर द्रव्य में विलय करना चाहेंगे तो उसकी विलेयता किस कारक पर डिपेंड करती है और किस किस कारक के द्वारा प्रभावित होती है। तो पहली विलेयता है आपकी ठोसों की द्रव्य विलेयता। उसके बाद कौन कौन से कारक है, तो उसमें पहला कारक निकल कर आता है
विलय तथा विलायक की प्रकृति। नेचर ऑफ द सॉलिड एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ द सॉलिड एंड सॉल्वेंट मतलब आपको अगर ठोस को द्रव में विलय करना है, ठोस को द्रव में विलय करना है तो उसके लिए विलय और विलायक का नेचर कैसा होना चाहिए, तभी वो ठोस द्रव में विलय होगा। तो देखो आपका अगर विलय ध्रुवीय है तो वह ध्रुवीय विलायक में ही विलय होगा, विलय अगर ध्रुवीय है तो वह ध्रुवीय विलायक में ही विलय होगा, और अगर विलय अध्रुवीय है तो वह अध्रुवीय विलायक में ही विलय होगा। मतलब कुल मिला के विलय और विलायक की जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इंग्लिश में इसको बोले अगर आपका सॉलिड अगर पोलराइज है तो आपका सॉल्वेंट भी पोलराइज होगा, तभी इसको सॉल्विटी इंक्रीज होगी। अगर आपका सॉलिड नॉन पोलराइज है तो आपका सॉल्वेंट है वो भी आपका नॉन पोलराइज होना चाहिए, तभी आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। क्लियर यहाँ तक। अगला जो कारक है वो है ताप, इट मीन टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर डिपेंड कैसे करेगा, हम ठोस को द्रव में विलय करना चाह रहे हैं, किसको विलय करना चाह रहे हैं, ठोस को द्रव में विलय करना चाह रहे हैं। अब आपको बताइए अगर हम पानी के अंदर ठोस के रूप में जैसे शक्कर है, चीनी है, अगर उसको डालेंगे, अगर उसको डालेंगे तो बड़ा डालने पर वो ऐसे ही उसके अंदर मेल्ट हो जाती है, ऐसे उसके अंदर वो घुल जाती है। लेकिन अगर वो मेल्ट नहीं हो रही है तो आप उसका अगर ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने में आपको पता ही है जैसे थोड़ा उस का विलायक का या विलय का ताप बढ़ाएंगे तो उसमें जो भी हमने ठोस डाला है उसके घुलने की दर भी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि ताप बढ़ने पर उसकी बड़ा ठोस की जो विलेयता है द्रव में वो भी आपकी बढ़ेगी। क्या होगी, वो भी आपकी बढ़ेगी। अगली बात आती है दाब। अगला जो कारक है दाब, इट मींस प्रेशर। तो प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर के अंदर जैसे ठोस को हम द्रव में विलय करना चाह रहे हैं लेकिन जो ठोस है वो द्रव में विलय नहीं हो रहे तो अपन उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो क्या विलय होंगे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ठोसों की द्रव में जो विलेयता है उसके ऊपर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नो इफेक्ट ऑन प्रेशर ऑन द सॉल्विटी सॉलिड इन द गैसेस। क्लियर। चलो अगला है गैसों की द्रव में विलेयता। अभी हमने पढ़ा था ठोसों की द्रव में विलेयता, अब हम बड़ा गैस को द्रव में विलय करना चाह रहे हैं। सॉल्विटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, सॉल्विटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। थोड़ा कारक हो गए, पहला कारक वही है विलय तथा विलायक की प्रकृति पर, नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड। अब यहाँ पर क्या है, हम गैस जिसको हम विलय करना चाह रहे हैं द्रव में, और बड़ा गैस जिसके कण आपको पता है पहले से क्या होते हैं, बहुत ही स्वतंत्र होते हैं, बहुत ही मुक्त रूप से गति करते हैं, और उनको पकड़ के हमको द्रव में विलय करना है, उनको पकड़ के हमको द्रव में घोलना है। क्या पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं। थोड़ा ऐसी गैस जो द्रव के कांटेक्ट में आकर, ऐसी गैस जो द्रव के कांटेक्ट में आकर शीघ्रता से द्रवित हो जाए, क्या हो जाए, शीघ्रता से द्रवित हो जाए, तो ऐसी गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ेगी। तो देखिए यहाँ पर शीघ्रता से द्रवित होने वाली गैसें, जो गैसें शीघ्रता से द्रवित हो जाए उन गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ती है। मतलब वो गैसें जो शीघ्रता से द्रवित होकर उस द्रव के कांटेक्ट में आते ही बड़ा द्रव अवस्था में अगर चेंज हो गए, बड़ा चेंज होने के बाद तो वो द्रव में विलय होगी, तो उनकी प्रकृति ऐसी। अगला है ताप। अब ताप को डिपेंड कैसा करते हैं, आपको पता है गैस के जो अणु है, गैस को जो कण है ना, वो बड़ा पार्टिकल क्या है, बहुत ही फ्री है, स्वतंत्र है, और पहले से इतने फ्री है तो उनको पार्टिकल को हम क्या द्रव के अंदर, लिक्विड के अंदर क्या विलय कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। और ऊपर से हम क्या बढ़ा रहे हैं, ऊपर से हम बढ़ा रहे हैं ताप। क्या बढ़ा रहे हैं, ताप। अब सोचो बड़ा ऑलरेडी उसके पहले जो पार्टिकल है, उसकी जो पहले से जो कण है वो स्वतंत्र गति कर रहे हैं, मुक्त रूप से गति कर रहे हैं, और जैसे उसको हम बड़ा द्रव में विलय करना चाह रहे हैं, जैसे हम उसको गैस के कणुओं को, गैस के अणुओं को हम द्रव में विलय करना चाह रहे हैं, और ऊपर से हम क्या बढ़ा रहे हैं, ताप। तो ताप बढ़ाने से क्या होगा, ताप बढ़ाने से गैस के जो अणु हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो और भी बढ़ जाएगी, और उसके कण है वो इधर उधर गति करते हुए द्रव में विलय होने वाले नहीं है। इसका मतलब बड़ा जब ताप बढ़ाएंगे तब उस गैस की जो गैस में विलेयता है, सॉरी गैस की जो द्रव में विलेयता है वो घटेगी या बढ़ेगी, वो घटेगी। तो यहाँ मैंने लिखा है कि ताप बढ़ाने पर उसकी बड़ा गैस की जो द्रव में विलेयता है वो घटती है, क्योंकि उसके अणु जो है वो गतिज ऊर्जा के कारण उस द्रव में विलय आसानी से हो नहीं पाते। अगला है प्रेशर, जिसको अपन दाब। अब आपको पता है दाब का मतलब जब भी अब गैस के कणु जो कि स्वतंत्र है, अगर उसको प्रेशर डालेंगे तो उसके जो कण है वो अधिक पास आएंगे, और पास आने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि और उसको दाब दिया जाए तो बड़ा वो और अधिक पास आएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो लिक्विड अवस्था में चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब उस गैस के जो अणु है उसके द्रव में विलेयता बढ़ेगी, का दाब बढ़ेंगे। उसका एग्जाम्पल है आपके घर का एलपीजी गैस का सिलेंडर। सिलेंडर में आपको पता है भरी होती है एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लेकिन जब भी आपने गैस के सिलेंडर को आपने अगर थोड़ा सा मूवमेंट किया होगा तो आपको ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर पानी भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। अब ऐसा क्यों है,
कि बड़ा उस एलपीजी गैस के सिलेंडर के अंदर जिस गैस को फिल किया है उस गैस को इतना अधिक प्रेशर देकर का फिल किया है कि वो लिक्विड के अंदर चेंज हो गई। इसलिए अपन कह सकते हैं कि दाब बढ़ने पर गैस की द्रव्य विलेयता भी बढ़ती है। ठीक है ना। अब बात ये आती है सर, अगर ठोस को द्रव्य विलय करना है वो तो हम देख लेंगे। अगर ठोस को द्रव्य विलय करना है और उसकी विलेयता घट रही है बढ़ रही है वो हम चेक कर सकते हैं, लेकिन गैस को द्रव्य विलय कर रहे हैं उसका निर्धारण कैसे कर पाएंगे, है ना। तो उसके लिए नोट बड़ा, अगर गैसों की द्रव्य विलेयता चेक करनी है, अगर गैसों की द्रव्य विलेयता चेक करनी है तो एक अवशोषण गुणांक के द्वारा उसका हम निर्धारण कर सकते हैं। किसके द्वारा? अवशोषण गुणांक, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। तो बड़ा आपको पता है गैस है, गैस हमको दिखते नहीं है, अब वो द्रव्य विलय तो हो रहे हैं लेकिन कितनी मात्रा में विलय हो रहे हैं उसका कोई अंदाजा नहीं है। तो बड़ा उसका अगर पता लगाना है, उसका अगर निर्धारण करना है, उसका अगर परिकलन करना है, उसका अगर चेक करना है तो अवशोषण गुणांक इट मींस एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट के द्वारा हम आसानी से पता लगा सकते हैं। अब बात निकल के आती है कि सर अवशोषण गुणांक क्या होता है। तो अवशोषण गुणांक क्या होता है कि किसी निश्चित ताप दाब पर, किसी निश्चित दाब पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलय की कितनी मात्रा घुली हो, मतलब गैस की कितनी मात्रा घुली हो, उसे उसका क्या कहेंगे? अवशोषण गुणांक कहेंगे। तो देखिए किसी निश्चित ताप पर विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा, ताप दाब रखना आपका फिक्स, ताप और दाब रखना आपका फिक्स और विलायक की बात, विलायक का आयतन भी लेना आपको फिक्स, और विलायक की आयतन फिक्स लेने के बाद उसमें गैस की जितनी मात्रा घोली जा सकती है, गैस की विलायक के निश्चित आयतन में जितनी अधिक मात्रा घोली जा सकती है वही उसका अवशोषण गुणांक कहलाएगा। इट मींस जब विलायक के निश्चित आयतन ले लिया तो वो गैस के मॉलिक्यूल को अपने अंदर कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, अपने अंदर कितना अवशोषित कर रहा है, वही उसका अवशोषण गुणांक कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि विलायक गैस की मात्रा जितना अधिक अवशोषण करेगा, जितना अधिक अपने अंदर अवशोषित करेगा उसका अवशोषण गुणांक अधिक होता है। क्या होगा? अधिक होगा। तो इससे साफ निकल के आता है कि जिन गैसों का अवशोषण गुणांक जितना अधिक होता है, जिन गैसों का अवशोषण गुणांक जितना अधिक होता है उन गैसों की द्रव्य विलेयता भी उतनी अधिक होगी। ओके, तो ये था अपना सॉल्युबिलिटी। अब हम कल पढ़ेंगे हेनरी का नियम। अच्छा, बाय बाय, टेक केयर।